किसान का बेटा हल्की मुठिया पकड़े रहे और जो जहाँ है वहाँ का वहीं रुका रहे। ये केवल कारपोरेटर्स को बढ़ाना चाहते हैं और हिंदुस्तान पे लोगों को गरीब करके सत्ता करना चाहते हैं। इन्हें मिल गया कि धर्म का उन्माद अगर फैला दें तो वो अफीम के नशे की तरह काम करता है, और इन्हें धार्मिक उन्माद फैला के, सांप्रदायिकता फैला के हिंदुस्तान में 2014 में केंद्र की सरकार बना ली, 17 में उत्तर प्रदेश की, केवल धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता के नाम पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ओबीसी नहीं किसी को ले आए, उत्तर प्रदेश की जनता इनके कृत्यों से, इनकी जुमलेबाजी से बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां सक्रिय है। समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, सभी अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। इसी पर समाजवादी पार्टी के नेता और बरेली के नवाबगंज सीट से पूर्व विधायक भगवत शरण हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सनराइज न्यूज़ में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे ये, समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस या बसपा, सारे लोग अपने अपने दल को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी अधिक है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी 17 में जीत तो गई, लेकिन अधिकांश उनके कैंडिडेट हायर किए हुए थे। तो हम लोगों की जहाँ तक तैयारी की बात है, हर बूथ लेवल पर तैयारी हो रही है और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो हम लोगों के अलावा चाहे साइकिल यात्राएं हों उनके विरोध में और इनके पोल खोलने के लिए, चाहे प्रदर्शन की बात हो तो हम ही लोगों ने किया और किसी ने नहीं किया। आपने बात की साइकिल यात्रा की, अक्सर ये लोग कह रहे हैं कि जितना अखिलेश यादव पहले सक्रिय रहते थे, इस बार वो उतना सक्रिय नहीं है। भले ही वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन एक बार साइकिल यात्रा निकालने से क्या आप लोगों को लुभा सकते हैं? नहीं, देखो, लुभाने की बात जहाँ तक है तो जिताने का काम करता है कार्यकर्ता और मतदाताओं की जहाँ तक बात है तो मतदाता, चाहे बात किसान की हो, नौजवान की हो, व्यापारी की हो, सारे लोग रोस्ट हैं और सब पहले की तरह समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में इस बार जाने वाली है? समाजवादी पार्टी जहाँ मुद्दों की बात है तो माननीय अखिलेश जी ने कई घोषणाएं की, और उसमें सबसे बड़ी एक घोषणा है कि बैठते ही कम से कम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। बिजली के रेट इनने बहुत बड़ी तादाद तक बढ़ाने का काम किया है और उन बिजली के रेटों को कम करेंगे। ऐसे बहुत सारे, स्टूडेंट्स के लिए अलग काम, किसानों के लिए अलग काम। जैसे किसानों के लिए ये देते हैं किसान सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपये 4 महीने में, और टोटल 6000 रुपये। अगर ये इस बरेली में देते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 हज़ार लोगों को, अगर उसका आंकलन पूरा सही किया जाए। जबकि समाजवादी पेंशन में भी 6000 रुपये साल मिलते थे, लेकिन समाजवादी पेंशन, समाजवादी पार्टी 80 लाख लोगों को, अब 80,000 लोगों को कहना चाहिए, यहाँ बरेली में देती थी। तो इसलिए हमारे काम है और उनकी बात हो रही है और जनता हमारे साथ में है। अखिलेश यादव हमेशा महंगाई को लेकर के योगी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो किस तरीके से महंगाई कम करेगी? ऐसा है, महंगाई योगी सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, सब जानते हैं गैस, डीजल, पेट्रोल, रेल का किराया, बस का किराया, स्कूलों की फ़ीस, लड़कों की फ़ीस तो इतनी कर दी कि जैसे एक साल की फ़ीस 32,000 रुपये इंजीनियरिंग में जाती थी। IIT की सरकारी फ़ीस थी, लेकिन अब उससे बढ़ा के कर दिया 8 लाख रुपए पूरी इंजीनियरिंग का, जो कि मुश्किल से 1.5 लाख रुपए जाते थे पहले। IIM की फ़ीस 2 लाख की जगह 20 लाख रुपए कर दी। मेडिकल की फ़ीस तो इतनी बढ़ा दी कि देहात का कोई लड़का अगर वजीफ़ा ना मिले तो कोई मेडिकल में MBBS नहीं कर सकता। 5 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम मेडिकल को करने के लिए, और देहात के किसी किसान के पास, देहात में रहने वाले के पास में इतना पैसा नहीं है। तो अब गांव के लोग मेडिकल में नहीं आएंगे, नौजवान बच्चे अब डॉक्टर नहीं बनेंगे, ऐसे ही IIM नहीं कर सकते, और बहुत सारी फीस है। जैसे बात की जाए माननीय अखिलेश यादव जी की, तो उनका सोच था कि उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश बनाएं, और बनाने का सबसे एक बढ़िया का वजह ये थी कि वो चाहते थे कि हमारे जो छात्र हैं
हमारे परिवार के बेटे और बेटी हैं वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। चाहे लैपटॉप बांटने की बात हो, वो बड़े लोगों के बेटों को देखते थे, गरीब बेटे, तो वो सोचते थे हमें कब लैपटॉप मिलेगा, हम कब देश और दुनिया की बातें देखेंगे। उनने 16 लाख लैपटॉप उत्तर प्रदेश में दिए जो हजारों करोड़ रुपए के थे। और यही नहीं, हमारी सरकार जो थी पिछली, उसमें 109 GTI, एक GTI की कीमत बिल्डिंग की लगभग 35 करोड़ रुपया है और 109 GTI बनवाई। 6,000 रुपये फीस थी, 18,000 रुपये में GTI करके गरीब का बेटा इंजीनियर बन जाता था। लेकिन इस सरकार ने ये 109 GTI में से एक GTI चालू नहीं की, एक भी, और फीस बढ़ा के 6,000 की जगह 62,000 रुपये कर दी। अब 1,80,000 रुपये में गरीब का बेटा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता GTI। तो इन्हें हर तरफ से ये नहीं चाहते कि गरीब का बेटा पढ़े, ये चाहते हैं कि मोची का बेटा मोचीगिरी करे। मुराव, मौर्य और ये जो मौर्य बिरादरी के लोग हैं, ये खुरपी चलाने वाले लोग खुरपी चलाते रहें, किसान का बेटा हल्की मुठिया पकड़े रहे, और जो जहाँ है वहाँ का वहीं रुका रहे। ये केवल कारपोरेटर्स को बढ़ाना चाहते हैं और हिंदुस्तान पे लोगों को गरीब करके सत्ता करना चाहते हैं, और इसीलिए महंगाई पे रोक नहीं लगाते। महंगाई और आमदनी, ये दो ऐसे पहलू हैं जो सरकार का काम करने के हैं, जिन्हें बैलेंस करना सरकार का काम है। आज इन्हें महंगाई बढ़ा दी, लोगों के खर्चे बढ़ा दिए, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ाई। आपको जानकारी होगी, ओवैसी आजकल उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जगह जगह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ज़िले ज़िले घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी के कदम रखने से किस तरीके से चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? सत्ता हथियाने के लिए संघ का और भारतीय जनता पार्टी संघ एक ही चीज़ है। इन लोगों का बहुत पुराना ख्वाब था, इनने बड़ा अध्ययन किया, पुराने मनीषियों के दिए हुए उपदेशों को पढ़ा और उसमें ये देखा कि कौन सा नियम हमारे फायदे में है। तो इन्हें मिल गया कि धर्म का उन्माद अगर फैला दें तो वो अफीम के नशे की तरह काम करता है, और इन्हें धार्मिक उन्माद फैला के, सांप्रदायिकता फैला के हिंदुस्तान में 2014 में केंद्र की सरकार बना ली, 17 में उत्तर प्रदेश की, केवल धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता के नाम पर बनाने का काम किया। और उसी कूटनीति के तहत ये हैदराबाद से ओवैसी साहब को लेके आए, और बिहार में कहना चाहिए इनकी कूटनीति पास हो गई। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने देखा तो बंगाल से इन्हें बैरंग वापस कर दिया और कुछ भी नहीं मिला इन्हें। बंगाल में ममता बनर्जी, बहन ममता बनर्जी की सरकार बनी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लोग भी बहुत समझदार हैं। राजनीति की शुरुआत अगर कहीं से, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो बिहार और उत्तर प्रदेश से ही कहना चाहिए, और बंगाल से शुरू हुई है, और बंगाल ने न सुपड़ा साफ का रास्ता दिखा दिया। अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ओबीसी नहीं किसी को ले आए। उत्तर प्रदेश की जनता इनके कृत्यों से, इनकी जुमलेबाजी से बहुत परेशान है। आज तक इतने जितनी घोषणाएं की, जितने शब्द कहे, एक भी शब्द को, एक भी अपने वाक्य को पूरा नहीं किया है। एक बात कहते हैं, थोड़े दिन बाद उसे छोड़ के एक नया सगुफा छोड़ देते हैं, और फिर कुछ दिन बाद एक और नया सगुफा। तो अब सगुफेबाजी में उत्तर प्रदेश की पब्लिक नहीं आने वाली है। 2017 के चुनाव में आप नवाबगंज सीट से हार गए थे, करीब 54,000 के करीब आपको वोट मिले, और बीजेपी ने बाजी मार ली थी। इस बार क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप लोगों को लुभा पाएंगे और लोगों के दिल तक पहुंच पाएंगे? इसके अलावा आप सीट की टिकट किसको मिलेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से? मैं यही बात अभी मैंने कही थी कि धार्मिक उन्माद फैला के इन लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया। मैं नवाबगंज हार गया, बरेली में, पूरी बरेली में 9 सीटों में, और बल्कि मंडल में हम 3-4 लोगों का नाम ऐसा था कि चाहे कोई जीते हारे, लेकिन ये सीटें समाजवादी पार्टी की जीतेंगी, उनमें मेरा भी नाम था। लेकिन मैं 39,000 वोटों से हारा। मेरी हार बहुत बड़ी थी, और मुझे हार जीत का गम नहीं रहता, ना जीत की खुशी होती ना हार का गम। लेकिन मुझे इस बात का वाकई दुख हुआ कि मैं 39,000 वोटों से हारा। आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले व्यवहारिकता में कहा था कि कल आप नवाबगंज जाइएगा। नवाबगंज में जहाँ कहीं 100-200 लोग मिलें, एक प्रश्न करिएगा उनसे कि कोई 5 काम ऐसे बताओ बड़े से बड़े कि जो नवाबगंज में होने ज़रूरी हैं। लोग बता नहीं पाएंगे। इतना डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी है, और पूरे भाईचारे के हिसाब से, चाहे कोई जात बरादरी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको एक नज़र से देखना और
प्रेम से उन लोगों का मान सम्मान करते हुए उनके काम करना। मैंने एक GTI बनी मेरे यहाँ, एक 18 करोड़ रुपए की एक मंडी बनी, कई पुल बनवाए बड़े बड़े कई करोड़ के हैं, 7 इंटर कॉलेज बनवाए जो आज भी सफ़ेद हाथी की तरह खड़े हुए हैं। 4.5 साल बीतने के बाद यहाँ के सांसद और विधायकों को ये चिंता नहीं हुई कि इतने इंटर कॉलेज बने खड़े हैं, अगर इनमें स्टाफ आ जाए तो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक डिग्री कॉलेज बनवाया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो नवाबगंज में खड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी भगवत का हारना क्या सिद्ध करता है, मेरी समझ में तो आती है। आप जाके देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि वाकई इन लोगों ने सांप्रदायिकता के नाम पर जीत लिया। लेकिन अब सांप्रदायिकता का जहर ये पब्लिक में घोल नहीं सकते, सब लोग समझ गए हैं। अच्छा, आपने बताया कि अगर आप पब्लिक में जा कर के पूछेंगे कि 5 कोई भी ऐसे काम बताइए जो होने चाहिए विधानसभा की सीट में, अगर आप जीतते हैं तो आप फिर किन चीज़ों पर काम करेंगे? ऐसा है, मेरे काम का मतलब मेरा ये है कि जैसे आज कोई पुल बनने को नहीं है तो पुल तो नहीं बनेगा। आज कोई प्राइमरी स्कूल जूनियर हाई स्कूल बनने को नहीं है, किसी गांव में बिजली लगने को नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जो कच्ची रास्ते पे हो, सब पे सड़क है। लेकिन इसके बावजूद भी काम बहुत हैं। किसान को कैसे बढ़ावा मिले। हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर फार्म है, हमारी माननीय अखिलेश यादव जी से बात हुई थी, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से पहले ही पिछली सरकार में। हमने हमारे यहाँ फार्म है, उसे फार्म को एजुकेशन, कृषि एजुकेशन में चेंज करके और वहाँ एक यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है एग्रीकल्चर की। यहाँ बहुत दूर तक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, बोले अगली सरकार के शुरू के 2 महीने के अंदर हम सैंक्शन कर देंगे और 1 साल के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी चालू कर देंगे। तो इस तरीके के, चाहे बात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, काम तो अपार हैं। जैसे हम एक बात कह दें, काम करने से काम होते हैं। हम एक चुनौतीपूर्वक एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे नवाबगंज विधानसभा से ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में MBBS डॉक्टर नहीं है, और उसकी शुरुआत करने वाला आपके सामने ये भगवत बैठा हुआ है। हमारी सोच थी कि जब तक हमारे बेटे बेटी आगे नहीं बढ़ेंगे, पढ़ लिख के ऊंचाइयों को नहीं छुएंगे, तब तक नवाबगंज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमने पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया और इसी कारण से बहुत सारे डॉक्टर IAS, IPS, PCS, PCSJ इंजीनियरों की गिनती नहीं है। कोई इंस्टीट्यूट बड़ा से बड़ा हिंदुस्तान में नहीं है जिसमें हमारे नवाबगंज के बेटे ना हों, वैज्ञानिक ना हों, इंजीनियर ना हों। तो ये काम की। जी, आखिरी सवाल, सभी दल अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि हम, कोई कह रहा है 300 प्लस की सीट लेकर के आए, कोई कह रहा है 400 प्लस की। अखिलेश यादव ने भी 400 प्लस का दावा ठोक दिया है। कहाँ तक आपको लगता है कि कहाँ तक आप लोग 400 सीट का आंकड़ा छू पाएंगे? ऐसा है, 2007 में इलेक्शन हुआ था, माननीय नेताजी की सरकार थी। फिर 2012 में हम 7 का इलेक्शन हारे और मायावती जी की सरकार बनी। 2012 में जो स्थिति चुनाव से पहले मायावती जी की थी खराब, उत्तर प्रदेश में 2007 में उतनी स्थिति खराब माननीय मुलायम सिंह जी की नहीं थी। इसीलिए एक दिन बात हुई तो माननीय नेताजी कह रहे थे कि हम 145 सीटें 2012 में जीतेंगे। माननीय अखिलेश जी कह रहे थे हम 188 सीटें जीतेंगे। हम भी थे, हमने कि आप सीटें जीतेंगे 225, और कारण ये है कि हमारी स्थिति 7 की और 12 की मायावती जी की आंकलन करें तो हम बहुत अच्छे थे। ऐसे ही हम कहना चाहते हैं 2017 में जो हमारी स्थिति थी, हम चुनाव हार गए, ये बात सही है, हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन आज 2022 में या 21 के लास्ट में जो जितनी खराब स्थिति किसान के मन में, नौजवान के मन में, व्यापारी के मन में और जो इनके साथ में थे उनके मन में जो स्थिति आज जिस नज़र से पब्लिक देख रही है, हम लोगों को 17 में उस नज़र से नहीं देखा था खराब से। तो हमारी स्थिति 17 वाली देख के हम निश्चित रूप से, इन्हें मिली 354 सीटें, हम 400 सीटों पर दावा करते हैं। ये बात माननीय अखिलेश जी की सही है। ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि अखिलेश यादव का जो दावा है वो कितना सही है कितना नहीं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे भगवत जी, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और कितनी सीटों का आंकड़ा छूने का दावा कर रही है। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।